नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लालचंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और यह चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण अफ्रीका के दौरे की, जहां पर वो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। इस पर सबसे पहले बात करेंगे, जुड़ेंगे अपने संवाददाता से। और इसके बाद आज की खास चर्चा होने वाली है बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर, जहां कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या जंगल राज की वापसी एक बार फिर से बिहार में हो गई है। इस पर आज खास चर्चा होगी, जुड़ेंगे हमारे साथ खास मेहमान भी। और इसके बाद बात करेंगे कि पंजाब में किसान की मौत हो गई है पुलिस फायरिंग में। अपने मुआवजे को लेकर बाढ़ प्रभावित किसान मुआवजे को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने गोली चला दी। पुलिस और किसान की मौत हो गई पुलिस की गोली से। वहां पर बवाल काटा हुआ है, वहां पर बवाल हुआ है। इस पर खास तौर पर बात करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे कि ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक तरफ झटका लगा है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने इमामों के सम्मेलन में उनको डाल दिया है, उनके भत्ते बढ़ा दिए हैं। और पीएम मोदी को हटाने का आह्वान ममता बनर्जी इमामों से कर रही हैं। तो करेंगे सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। जोहान्सबर्ग में आज से शुरू हो रहा है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे सम्मेलन में भाग। ब्रिक्स नेताओं के साथ बैठक के अलावा ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री। दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स सम्मेलन संस्थागत विकास की समीक्षा करने का उपयोगी अवसर करेगा प्रदान। ग्लोबल साउथ और विकास के मुद्दों पर सार्थक चर्चा होने की जताई उम्मीद। बस एक दिन का और इंतजार। चांद की सतह पर होगा इसरो का मून मिशन। कल शाम 5 बजे के बाद चंद्रयान 3 के दक्षिणी ध्रुव पर होगी सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश। पर्वतीय राज्यों में पहाड़ों की जनसंख्या सहने की क्षमता के अध्ययन को लेकर सुप्रीम कोर्ट गठित करेगा पैनल। हाल में हिमाचल, उत्तराखंड और अन्य पर्वतीय राज्यों में आ रही आपदाओं को देखते हुए बताया अहम मुद्दा। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों में रेड अलर्ट। अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी। हिमाचल के कई इलाकों में भी भारी बारिश का अनुमान। और वित्त मंत्रालय ने जुलाई 2023 के लिए मासिक आर्थिक समीक्षा की जारी। समीक्षा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण आने वाले महीनों में खाद्य महंगाई में कमी आने की जताई गई उम्मीद। तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस, और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात आज के सबसे पहले एजेंडे की, और सबसे पहला एजेंडा प्रधानमंत्री के विदेश दौरे को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गए हैं। तो जोहान्सबर्ग में आज से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है और पीएम मोदी उसी सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग में भी प्रधानमंत्री शामिल होने वाले हैं। और दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन संस्थागत विकास की समीक्षा करने का उपयोगी अवसर प्रदान करेगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ और विकास के मुद्दों पर सार्थक चर्चा होने की भी उम्मीद जताई है। तो दक्षिण अफ्रीका में होने जा रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर दुनिया भर की नजरें हैं। दरअसल इस सम्मेलन में आर्थिक और सामाजिक भागीदारी को लेकर चर्चा होने वाली है
और ब्रिक्स देशों की बात करें तो भारत समेत ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स के सदस्य देश हैं और साल 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। आज शाम पीएम मोदी ब्रिक्स नेताओं की बैठक में भाग लेने वाले हैं और इसके बाद 25 अगस्त को वो ग्रीस के लिए रवाना हो जाएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह जोहान्सबर्ग से जुड़ चुके हैं। उनसे प्रधानमंत्री के इस दौरे के बारे में और विस्तार से हम बात करते हैं। अमृतपाल, जिस तरह से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए हैं, इस बार का जो ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, करीब करीब 15 साल पूरे कर लिए हैं ब्रिक्स ने। इस बार के शिखर सम्मेलन की, इस समिट की प्रमुख एजेंडा क्या है? इस बार के शिखर सम्मेलन की अहमियत क्या है और भारत के नजरिए से, भारत के लिहाज से क्या कुछ अहम है? अमृत। देखिए, सबसे पहले कि क्या मेन एजेंडा पे है। एक फोर्ज करना डेवलपमेंटल पार्टनरशिप इमर्जिंग इकोनॉमीज में, क्योंकि ये इमर्जिंग इकोनॉमीज या डेवलपिंग इकोनॉमीज की ग्रुपिंग है। दूसरा एजेंडा पे है कि क्या इसको एक्सपैंड करने का वक्त आ गया है। एक्सपेंशन एजेंडा पे है। रिफॉर्म मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस का, सिक्योरिटी काउंसिल का, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस का, IMF का, वर्ल्ड बैंक का, जो इंटरनेशनल मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, खास करके फाइनेंशियल लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म एजेंडा पे है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज एजेंडा पे है। भारत के लिहाज से प्रायोरिटी क्लियर है कि और जब प्रधानमंत्री इंटरवीन करेंगे, वो अपनी इंटरवेंशन में डेवलपिंग कंट्रीज की पार्टनरशिप को, या ग्लोबल साउथ जिसे कहा जाता है, उसकी पार्टनरशिप को ब्रॉडन करना, उसको स्ट्रेंथन करने पर जोर देंगे। क्लियरली प्रधानमंत्री अपनी इंटरवेंशंस पर ये भी जोर देंगे कि इस ये जो पार्टनरशिप है 5 देशों के बीच में, ये एक्सपैंड करने का वक्त आ गया है। दूसरा भारत के लिहाज से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जिस पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भारत इस फोरम को यूटिलाइज करेगा कि ब्रिक्स के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो इस पर एक आम सहमति और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाएं। क्लाइमेट चेंज के इनोवेटिव सॉल्यूशंस जैसे लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट या लाइफ जैसे मुद्दे प्रधानमंत्री अपनी इंटरवेंशंस में उठा सकते हैं। जी लाल चंद्र। एक बात और अमृत, कि जैसे कि प्रधानमंत्री की ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी होने वाली हैं। भारत के अलावा 4 देश अभी फिलहाल ब्रिक्स में हैं, तो क्या ये साफ हो गया है कि सभी नेताओं से, जो बाकी 4 सदस्य देश हैं, उन चारों देशों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय मुलाकातें भी होंगी क्या? देखिए, व्लादिमीर पुतिन तो आ नहीं रहे हैं, तो बचे 3 और प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा के साथ मुलाकात जरूर है। हम ये भी कंफर्म कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट लूला जो ब्राजील के हैं, उनके साथ मुलाकात है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पर अभी ना भारत ने ना चीन ने आधिकारिक रूप पर कुछ कहा है, पर काफी कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री की ये मुलाकात हो सकती है, और अगर ये मुलाकात होती है तो दुनिया भर की निगाहें इस पे टिकी होंगी कि क्या ये 2 बड़े एशियन जायंट्स अपने जो डिफरेंसेस हैं उनको अलग रख सकते हैं, और ये भी भारत के लिहाज से भी कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ फुल नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप जैसे भारत लगातार कहता रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि ईस्टर्न लद्दाख में वो क्या कदम उठाते हैं। हमने देखा अभी पिछले हफ्ते 19वीं मिलिट्री को कमांडर्स मीटिंग हुई, वहां भी कोई ज्यादा इस पर सहमति नहीं बन पाई। अब देखना ये होगा कि अगर ये 2 नेता प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी मिलते हैं, क्या ये अपने पॉलिटिकल रसूख का इस्तेमाल करके इस विवाद को या अपने डिफरेंसेस को
कम कर सकते हैं और क्या नॉर्मलाइजेशन की तरफ आगे की राह तय कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है लालचंद्र, तो ब्रिक्स के लिए भी और पूरे खित्ते के लिए, खास करके डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि चंद दिनों में आप दिल्ली में G20 की लीडर समिट होस्ट कर रहे हैं, जिसका हिस्सा चीन भी है, तो उस पर इसका काफी बड़ा असर हो सकता है। तो ये देखना होगा कि क्या इस जोहानिसबर्ग वो कर पाता है जो नॉर्दर्न बॉर्डर, लद्दाख बॉर्डर पे नहीं हो पाया। बिल्कुल। एक और सवाल जरूर मैं पूछना चाहूंगा। साल 2009 में जब इस संगठन की स्थापना हुई तो ये ब्रिक था, BRIC। बाद में उसमें 2010 में S जुड़ा। अब जो इसका अगर विस्तार होता है तो इसमें किन देशों के जुड़ने की संभावना है, और फिर क्या ब्रिक्स का फिर नाम भी बदलना पड़ेगा अगर नए देश इसमें जुड़ते हैं तो? जी, उनके जो देश जुड़ेंगे उनके जो इनिशियल्स हैं, स्टार्टिंग अल्फाबेट है, वो जोड़ लिया जाएगा। मुझे अभी कुछ देर पहले जो साउथ अफ्रीकन शेरपा हैं ब्रिक्स के, डॉक्टर अनिल सूखला, उन्होंने बताया कि इस पर सहमति बन गई है कि शेरपास की मीटिंग में कि और देशों को एडमिट किया जाए जोहानिसबर्ग समिट पे। तो क्लियरली अब ये देखना होगा कि क्या ये जो लीडर्स हैं किन किन देशों को एडमिट करते हैं, वो उसके लिए हमें 1 या 2 दिन का इंतजार करना होगा। पर मैं आपको ये बता सकता हूं कि किन देशों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। ईरान है, इंडोनेशिया है, राष्ट्रपति रियासी यहां मौजूद रहेंगे, राष्ट्रपति जोको विडोडो यहां मौजूद रहेंगे, अल्जीरिया है, सऊदी अरेबिया है। तो इन मुल्कों ने ज्वाइन करने में, करीब 30 से ऊपर मुल्कों ने ज्वाइन करने में दिलचस्पी दिखाई है। अब देखना ये होगा कि किन किन मुल्कों पर सहमति बन पाती है। आप जिस तरह से संख्या बता रहे हैं उससे तो लगता है कि अगर ब्रिक्स का विस्तार किया जाए तो खास तौर पर जो विकासशील देश हैं उसका एक बहुत बड़ा संगठन और प्रभावी संगठन बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए जोहानिसबर्ग से। हम आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे जब ये सम्मेलन होगा और प्रधानमंत्री जब इसमें हिस्सेदारी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा कि बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठते जा रहे हैं और एक बार फिर से कहा जाने लगा है कि क्या बिहार में वो पुराना जंगल राज फिर से वापस आ गया है। करेंगे इस पर चर्चा। 20,000 10 ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम UPI भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ न जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस UPI। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका UPI नंबर, और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर UPI चलेगा। स्वागत है ब्रेक के बाद। DD न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और जैसा कि हमने ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताया था कि आज हम खास चर्चा करने वाले हैं बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर। तो बिहार में कानून व्यवस्था अब गुजरे जमाने की बात हो गई है, ये बात उठने लगी है। विपक्ष का आरोप है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, तो हर धार्मिक आयोजन पर पथराव और आगजनी आम बात है। याद कीजिए रामनवमी जुलूस में, और अब फिर से बिहार में नाग पंचमी को पारंपरिक महावीरी जुलूस निकलता है, उस पर पथराव और हिंसक झड़प की घटना कल सामने आ गई। बगहा और मोतिहारी में पथराव की घटना के बाद तोड़फोड़ और आगजनी भी हुई। मोतिहारी में 3 जगहों पर झड़प की घटना हुई। बड़ा सवाल यह है कि इन दिनों धार्मिक उत्सवों पर पथराव की घटना क्यों बढ़ी है। पश्चिम चंपारण में तो ऐसी घटना पहली बार घटी। पिछले महीने रामनवमी उत्सव के दौरान भी बिहार के दर्जनों स्थानों पर हिंसक झड़प की घटना घटी थी। नीतीश कुमार के सुशासन में सवाल उठाए कि महागठबंधन के बाद इन घटनाओं में तेजी क्यों आई है। तो बीजेपी नेता सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि आरजेडी को सत्ता मिलते ही अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए। बिहार पुलिस के अधिकारी भी मान रहे हैं कि पुलिस पर हमले इन दिनों बढ़ गए हैं। पिछले दिनों पशु तस्करों ने एक दारोगा को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, तो अररिया में पत्रकार विमल यादव को तो अपराधियों ने घर में घुसकर ही गोली मार दी।
नीतीश कुमार मिशन 2024 में व्यस्त हैं और प्रशासन बेलगाम। और नीतीश को जब इसके लिए पूछिए तो उनका जवाब हमेशा यही होता है, हम पता करते हैं कि कहां घटना घटी है। लेकिन नीतीश कुमार का दावा है कि विरोधी दल कानून व्यवस्था को लेकर फर्जी दावे कर रहे हैं। शायद वो रोज हो रही हत्या, बलात्कार और लूट की घटना से पूरी तरह बेखबर है नीतीश कुमार। तो सवाल यह है कि लालू यादव पिछले 35 वर्षों की सियासत में सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने की बात करके मुस्लिम वोट पर अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आरजेडी की भागीदारी वाली महागठबंधन सरकार के राज में ही सबसे ज्यादा सांप्रदायिक तनाव आखिर क्यों पैदा होता है। इस पूरे मामले पर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर एक विशेष समुदाय को संरक्षण देने का आरोप लगाया। नीतीश कुमार जी सोए हुए हैं। नीतीश कुमार की सरकार तुष्टीकरण के चक्कर में है। नाग पंचमी के दिन जुलूस नहीं निकलेगा तो क्या मौन जुलूस निकलेगा क्या? ये भारत है, भारत की संस्कृति से यह भारत चलता है और लोकतंत्र में भारत के जो धार्मिक लोग हैं इनका सम्मान करना पड़ेगा। और नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह फेल्योर है, ना सुशासन दे सकती है, ना संरक्षण दे सकती है, सिर्फ तुष्टीकरण कर सकती है। ये तुष्टीकरण वाली सरकार है। इसी का उदाहरण है, चाहे वो आप मोतिहारी कहें, बगहा कहें, जो लोग सड़कों पर नारा लगा रहे हैं, अपने धर्म की पूजा कर रहे हैं, उस पर ईंटा चल रहा है, पत्थर चल रहा है। कौन फेंकने वाला है? पत्थर फेंकने वाले कौन है? कार्रवाई करने का दम है क्या नीतीश कुमार जी में? तो यह बड़ा हमला बिहार भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लगाया और बड़ा आरोप लगाया। और सुशील मोदी ने जो कुछ ट्विटर पर लिखा है, आइए देखते हैं। लालू जब मुख्यमंत्री थे तब आईएएस अधिकारी उनका थूकदान उठाया करते थे, ये सुशील मोदी ने लिखा है ट्विटर पर। अब तो गनीमत है कि एसडीपीओ साहब लालू के लिए छाता उठाकर चल रहे हैं। यह आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील मोदी का। पूछा, नीतीश जी का यही सुशासन है? ट्विटर पर यह सवाल सुशील मोदी ने पूछे हैं। नीतीश जी ऐसे एसडीपीओ पर कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाएंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सवालों के घेरे में उन्होंने लिया। तो ये सुशील मोदी ने अपने ट्वीट में आरोप लगाया है। और आज की हम खास चर्चा इसी पर करने वाले हैं कि आखिर क्यों बिहार में दिन ब दिन कानून व्यवस्था के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, क्या बदल गया है। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं। उनसे सबसे पहले मैं जरा विस्तार से समझता हूं क्या हो गया। विनोद जी, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और जब कभी मुख्यमंत्री को पूछा जाता है तो कहता है पता करते हैं, हमको तो जानकारी नहीं है, पता करते हैं क्या घटना घटी, कहां घटना घटी। क्या लगता है नीतीश कुमार जी को वास्तव में जानकारी नहीं होती या वो मीडिया के सामने जानकारी नहीं होने का एक तरह से स्वांग रचते हैं? लालचंद जी, अभी आपने अपनी रिपोर्ट में जो बता रहे थे उसमें एक चीज समझने की जरूरत है। समझने की ये जरूरत है कि 2005 से लेकर 2017 तक जी अगर आप याद करें तो बिहार में इस तरह की कोई भी घटनाएं अक्सर नहीं हुआ करती थी। जब आप देखेंगे कि धार्मिक जुलूसों पे पथराव की बात हो या हत्या की बात हो, लूट की बात हो, बलात्कार की बात हो, तो उस दौर में आपने देखा होगा कि उस दौर में ये सारी चीज घटनाएं पे एक तरह से विराम लग गया था, लगाम लग गया था इन सारे अपराधियों में। बेशक। और ये जो बिहार का वो जो दौर था, इसलिए नीतीश कुमार इस सुशासन बाबू के नाम से आए। और ये दौर कैसे बदला कि बिहार ने उसी पूरे अपने दौर को याद करके, और आप ये देखिए कि 2017 के बाद आप जो लगातार देख रहे हैं, जो महागठबंधन की सरकार बनी पहली बार नीतीश कुमार के साथ में, और जैसे ही अपराधियों को जेल से छोड़ा गया, बाकी जो क्रिमिनल्स थे उनके मनोबल आरजेडी के आने के साथ में जो उत्साहित हुआ, उसके बाद जो ये लगातार घटनाएं बढ़ी और घटनाएं बढ़ते बढ़ते आज के दौर में आप देखें कि वो अपने चरम मैं पे आपके है। पास लौटता हूं माफी के साथ। इस समय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान के उदयपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, सीधे चलते हैं। has found place in the heart of parliamentarians. He devised innovative mechanism to ensure every member of parliament
takes to the floor. Where there have been occasions toughness was called for, Shri Om Birla Ji took recourse to persuasive mechanism only. He has contributed at a global level also. He has visited several countries, and it was heartening for me as Vice President to know that some of the global leaders reflected about him in a very, very glowing manner. His presence here and his being part of the system is a boon to us. His age is on his side. His vision, his execution, I have seen as Chairman Rajya Sabha. A man of simple habits, but very effective and firm when it comes to changing the mechanism. And that is why I would not stress you all much on the first subject. Shri Birla Ji has in great detail reflected on digital aspects and technological empowerment of representatives to help the people at large. He doesn't look legislature through political prism. In that sense, we are lucky to have a speaker who has a statesman-like approach. Dr. C.P. Joshi is another gem in the jewel. He has enormous capability to distance the two things, politics and the job of a speaker. When he wears one hat of a speaker, he doesn't look through political prism. And therefore, he has become somewhat a role model by holding several functions in the state legislature, which were normally beyond contemplation given the highly divisive politics we have in the country. But his love for his area is reflected every time. Udaipur and Nathdwara are never out of his mind. Sri Satish Mahana, I have had the occasion to be member of Lok Sabha in 1989. But the number of months I spent in Lok Sabha, Mr. Mahana has spent twice that number in terms of years in the legislature. More than 3 decades, a legislator in continuity. But what stands out about him is, and what will be a matter of pride for every speaker here, every deputy speaker, every chairman of a council, and both for Mr. Birla and myself, he has shown his toughness that bureaucracy cannot take legislatures lightly. A matter that was pending for nearly 2 decades, little less than 2 decades, he decided. He decided very firmly, and he decided with a soft heart. I would appeal to everyone to read his judgment. When, for breach of privilege, he convicted some officials. By convicting them, he reinforced the supremacy of legislature. He did not show weakness. It is our bounden duty to enforce respect for legislature, which means respect for the people at large. He punished them symbolically, but effectively. That judgment, I am sure, everyone here would like to go through. CPA chairperson, Jan Granger, I have not known him personally for long. I have had interaction with him only recently. But my connect with CPA goes back to more than 3 decades. When I was a minister in Delhi, a junior minister, and of course younger person,
at that point of time. So I was a facilitator for organizing CPA in Delhi. I know the importance of CPA, and therefore his presence here would mean a lot to us. I would take the occasion here to indicate to him that CPA is a very functional body. Representation is one part of it. But in the CPA Secretariat, there is need to have greater participation of human resource from 1/6 of humanity. That will help the CPA Secretariat, that will generate good vibes, and I am sure a man at his senior level would look into it. Mr. Sanyam Lodha, he is Secretary CPA, energetic person, I know him for long. We will not take the risk of saying more about him, but the best for him is yet to come. We have friends, 3 members of parliament. I must acknowledge their presence here. Sri Rajiv Shukla is a very senior member of Rajya Sabha, very senior. I am grateful to him in particular because I requested him that given his seniority and given the presence of CPA chairperson, his participation would add value to the proceedings. We have Sulata Dev, a lady member of Rajya Sabha, who glorified the institution by being an extremely effective woman chairperson. I am sure she would gain a lot here. We have Sri Uday Pratap ji from Lok Sabha, a man from Madhya Pradesh. Friends, legislatures cannot function unless we have a spinally strong secretariat. And Lok Sabha in particular is fortunate to have a very experienced man, Shri Utpal Kumar Singh, a senior IAS officer, is an extremely committed man, devoted to his job. We have Mr. Rajit Punhami, he is Secretary Rajya Sabha, a senior IAS officer, equally committed to his job. I greet the honorable speakers, deputy speakers, members of the Secretariat, honorable ministers of the state government, and distinguished guests on this significant occasion. Friends, it gives me immense pleasure to address this distinguished gathering at the conclusion of 2-day and very fruitful deliberations, as I could make out. This 9th Commonwealth Parliamentary Association India Region Conference. And this is being held in the city of Lakes. I am sure you all would have had very soothing, comfortable time here. We all are aware CPA India region is dedicated to safeguarding the bedrock principles of democracy and advancing the values that its parent association tirelessly strives to uphold. The world knows us, and very well. We are mother of democracy. We are the largest democracy. We are home to 1/6 of humanity. And our democracy is unique in the world because Bharat has constitutionally structured democracy at the village level, at the panchayat level, at the Jila Parishad level, at the state level, and at the central level. This platform offers us unique and unparalleled opportunity to engage in in-depth deliberations concerning the critical challenges that currently beset legislatures and the nation. Friends, one of the two themes of the conference has great topical relevance. It's of contemporaneous bearing. It is staring us in our face. It is writing on the wall. That has to be addressed. It can no longer be delayed, and that is a role of public representatives in strengthening the nation through democratic institutions. I congratulate
the CPA Secretariat for having chosen this subject for deliberation by those who are supreme stakeholders in performance of legislatures and their output. I am sure deliberations would have been rewarding experience, both on the technological aspect as also the second part. For all the participants, friends, every legislator as a representative of the people bears constitutional and moral responsibility to vigorously endeavor to find tangible and meaningful resolution to address challenges faced by the people. This is the expectation. When people elect legislators, their representatives, to represent them in the theater of legislature, they have a lot of expectations. Time has come when we need to engage into reality check. Are we really coming up to their expectations? Public representatives are supposed to be role models for the people. They are expected to exemplify conduct which is worth emulation by others. When we look within, when we ponder and reflect, we find a worrisome scenario. We have to take note of the ground reality. Friends, I am saying with pain and a deep sense of responsibility. Be in no doubt, there should be no doubt at all, the institution of public representatives is under severe strain. Their reputation, their conduct, their contribution is under severe strain. The temples of democracy meant for dialogue, deliberation, debate and discussion are these days, because of the legislators, representatives of the people, hotbeds of disturbance and disruption. As a consequence of such unwholesome scenario, Parliament and legislatures are fast surging into irrelevance. Think within. When legislature meets, Parliament meets, who is bothered? What is the space occupied? What is the perception generated? Only disruption and disturbance or boycott or unruly conduct gets reported. This gruesome situation ill augurs for democratic values. It is paramount role of public representatives to ensure executive accountability and fiscal discipline in governance. Public representatives represent the public in the most important theater. They have the power to generate accountability of the executive, of the government. They have to get into the job of securing fiscal prudence. Are we doing that? Surely we can. Surely we must. Surely that is the obligation of our oath. But that unfortunately is not happening. Friends, remember, executive in the country is having lofty accomplishments. Highway infrastructure, rail, road, connectivity, great projects, digital penetration in the villages. Great job. Judiciary is equally performing. But how about legislature? The third most important and the most important wing of governance, we have to see. We are far from giving delivery to the people or performing the way we should have. Political intoxication of the people by distribution of largesse.
requires serious deliberation. What we see all around, look at the advertisements, look at the performance of state governments, look at how public exchequer is being channelized. Who has to check it? It doesn't require one to be a great economist. That your finances must measurably go for capital expenditure. You have to empower human resource. You have to reach their mind and heart for capacity building. As against this, you are reaching their pocket. That is something which legislatures have to think about it. This political intoxication of reaching out to the pocket of the people by greasing their palms or their pockets may be a short-term success story, but for the nation a long-term damage. And we have in the world countries that have been bred because of such kind of situations. Luckily, our governance is very effective and economic macro parameters are under control. But who has to think about it? People have entrusted this thinking job to representatives. If they don't do it, things will be in difficult shape. We must acknowledge, and I say it with great pain, a dysfunctional legislature has the potential to undermine democratic values and would impede blossoming of democracy. If legislature doesn't work, who gets advantage? The government. Who gets reprieve? The bureaucrat. If legislature doesn't function, which means the representatives don't get the opportunity to mold policy, to raise issues, this is absolutely something which must engage our thought process. In any democracy, parliamentary sovereignty is inviolable. Of all the organizations, executive, judiciary, and legislature, legislature is supreme. We have made legislature vulnerable. We have made it vulnerable because we have refused to vindicate our oath. We have not focused on our duties. We have taken our job very lightly. The people present in this room have the capacity to motivate, generate a feeling, an ecosystem whereby all legislators understand the damage they are doing by engaging into conduct which is not expected of them. For success of democracy, I have no doubt, legislature, executive, judiciary must act in harmony, must act in tandem and togetherness. But parliament alone, legislature alone is the repository of the will of the people through its representatives. But we are damaging our spine. We are turning out to be spinally so weak that we cannot even make a point, and incursions are taking place. That is not healthy for governance. I appeal to every legislator to think within, reason out with his or her party. You cannot act in a manner by damaging your spine. You will be bedridden. Effective and protective legislature functioning is the safest guarantee to blossoming of democratic values. Imagine if legislatures function without disruption, without disturbance, debates take place. Surely we will have better laws. The Honorable Speaker was right on the dot. We make law and people don't know about it for years because laws are passed without participation.
I had the great pain and anguish in telling people, when you walk out of a parliamentary theatre, Rajya Sabha or Lok Sabha or Assembly, you are not walking out from theatre. You are walking out from your duty. You are walking out from your obligations. You are betraying the trust of the people. Your role as trustee of the people is coming to an end. And you have no reason to know why you are walking out. Recurrent disruptions that result in squandering of valuable parliamentary hours must prompt us to introspect, at least now, as a collective body. The Parliament missed the mark in living up to its profound constitutional responsibilities. Disorder in the temples of democracy these days has become the new norm. It's being taken for granted that the entire session will be washed. Take, for instance, Manipur. In Lok Sabha, where Honorable Speaker presides, the Honorable Home Minister extensively gave everything to the people at large about Manipur. The Honorable Prime Minister gave everything extensively at a micro level. But in Rajya Sabha, he was the first one on 20th of July to agree for a discussion. This didn't fructify till the end. Time for everyone to think why the House of Elders, the upper house, the house that is in continuation unlike Lok Sabha, could not debate, discuss. Why? An answer will baffle all of us. At this occasion, friends, I recollect what Dr. B.R. Ambedkar said. I quote, "Unless we in Parliament realize our responsibilities, architect of the Constitution." For good 3 years, he worked in the Constituent Assembly. And he says, "Unless we in Parliament realize our responsibilities and shoulder the task of looking after the welfare of and good of the people, I have not the slightest doubt in my mind that this Parliament will be treated by people outside with utter contempt," unquote. This is Dr. B.R. Ambedkar said. We have proved him to be prophetic. People have no respect for us. People have respect for executive. It is performing. It is delivering. It is giving you gas connections. It is giving you highways. It is giving you airports. It is giving you toilets. It is giving you jal in every null. They are doing work. What are we doing? Let us engage into self-audit so that we know where we are. Friends, we are now faced with grim reality. Let us all pledge to be alive to these prophetic concerns by architect of the Constitution and cautions of the founding fathers of our republic and retrieve the cliff-hanging situation. We are clinging. We are about to lose grip. If parliamentarians, representatives of the people, don't occupy public space in Parliament, other people will occupy outside. ये सीधा प्रसारण आप देख रहे थे राजस्थान के उदयपुर से, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ संबोधित कर रहे हैं 9वें सीपीए इंडिया रीजन यानी कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन के समापन सत्र को वो संबोधित कर रहे हैं। और खासतौर पर उन्होंने लोकतंत्र में जो विधायिका है उसके महत्व को उन्होंने विस्तार से रखा और ये भी कहा कि लोकतंत्र में जो विधायिका है उसको वरीयता मिलनी ही चाहिए, भले उसके साथ कार्यपालिका और न्यायपालिका का सामंजस्य होना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में अंतिम वरीयता विधायिका को ही मिलनी चाहिए और विधायिका के लोगों को इसकी जिम्मेदारी, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या फिर विपक्ष में हो, उनको अपनी इस जिम्मेदारी को समझना चाहिए।
तो बहरहाल हम लौटते हैं अपनी उस चर्चा पर जो इस सीधे प्रसारण से पहले हम कर रहे थे कि बिहार में जो कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है, उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप धनंजय गिरि जी आपका। और हमारे साथ कोशिश करेंगे कि कुछ और पार्टियों के नेता भी, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी अगर कोई जुड़ पाए तो बहुत अच्छी बात, कोशिश हम कर रहे हैं। फिलहाल मैं एक बार फिर से विनोद जी का रुख करता हूं। विनोद जी, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे, बीच में हमें सीधे प्रसारण के लिए जाना पड़ा, लेकिन जो चर्चा हम बात कर रहे थे कि आखिर बिहार में क्या बदल गया है जो कि इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो पहले जंगल राज की चर्चा हुआ करती थी आज से 15-20 साल पहले, उसी तरह की वारदातें, उसी तरह की चर्चा, लेकिन नीतीश कुमार जी से जब पूछा जाता है तो वो अनभिज्ञता जाहिर करते हैं, लगता है बिल्कुल बेखबर हैं। वो सच में बेखबर हैं या फिर मीडिया के सामने बेखबर बनने की कोशिश करते हैं? लालजी, जैसा कि आपने रिपोर्ट में बता रहे थे कि आप ये देखिए कि कल की जो ये मोतिहारी की और बगहा की जो आप इस तरह की घटना देखे हैं, महावीर जयंती पे जिस पथराव की बात सामने आई है जी, और उसके बाद आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई है, तो अब बिहार में ये सारी घटनाएं अप्रत्याशित नहीं लगती है। ये अप्रत्याशित इसलिए नहीं लगती है कि आप पिछले 1 साल से देखिए कि एक तरह का एक ट्रेंड चल पड़ा है। जब कभी भी इस तरह के पारंपरिक और धार्मिक जुलूसें जहां से भी गुजरती हैं, उसके बाद उस तरह के पथराव की घटनाएं सामने आती है और फिर राज्य सरकार इस चीजों को रफा दफा करने की कोशिश करती है। तो ये बड़ा सवाल तो है ही कि इस बिहार में 2005 से लेकर 2017 तक अगर इस तरह की घटनाएं कभी नहीं हुई, जिस बिहार में कभी जो लूटपाट की और डकैती की, इस तरह की जो घटनाएं थी, हत्या की, दिन दहाड़े हत्या की, बैंक डकैती की, इन सारी घटनाओं पर लगभग एक तरह से विराम लग गया था। वो घटनाएं अचानक इस तरह से क्यों तेजी आई है? तो ऑब्वियसली ये बात माना जाएगा कि जब भी महागठबंधन की बात, सत्ता में आने की बात होती है या सत्ता में वो आते हैं, तो आने के साथ तो सबसे पहला काम इनके साथ में यही होता है। तो ये सवाल आज की तारीख में आरजेडी के, आप ये कह सकते हैं कि उनका एक तरह से इस पूरे महागठबंधन की सरकार में आरजेडी की अपनी प्रभुत्व है और नीतीश कुमार भी किसी तरह से अपनी कुर्सी ही बचा रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार की जो भूमिका है वो सबसे कमजोर हुई और इस कमजोर होने के कारण बिहार में ये लॉ एंड ऑर्डर की जो हालत है वो इतना खस्ता हाल हुआ है? तो इन सारे समीकरण में आपको एक बार ये समीकरण को जरूर ढूंढना पड़ेगा कि कहीं लालू यादव का जो अपना एमवाई समीकरण का की जो बात है और उसको लालू यादव पिछले 35 साल से चलाते रहे हैं, तो क्या उनके जैसे ही वो प्रभावी भूमिका में आते हैं तो इस तरह की घटनाएं यहाँ बिहार में आम हो जाती है? तो क्या एक तरह से वो अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए या बिहार में इस तरह की घटनाएं अराजकता की स्थिति में उनको लगता है कि उनको पॉलिटिकली ज्यादा बेनिफिट करा सकता है? तो ये सारी घटनाएं आपको बिहार में देखने को मिल जाएगी, जो आपने कभी 1999 से और 2003-4 तक में याद कीजिए कि इस तरह की घटनाएं बिहार में आम थी। और ये घटनाएं अगर बिहार में फिर से शुरू हुई है तो ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं बिहार में लालू यादव की अपनी जो पॉलिटिकल अपनी इक्वेशन है उसको लालू यादव दोबारा अपने को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। कुल मिलाकर के आप उसी तुष्टीकरण की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसको इस बार प्रधानमंत्री ने लाल किले से बड़ी जोरदार ढंग से उठाया था। मैं धनंजय गिरि जी के पास चलता हूं। धनंजय जी, ये बताइए कि आप ये बात जो कह रहे हैं कि भाई जो ही आरजेडी की सत्ता में भागीदारी हुई कि बिहार के दिन बदल गए, अपराध बढ़ गए, वहां पर कानून व्यवस्था चौपट हो गई, ये कहने का भारतीय जनता पार्टी का आधार क्या है? धनंजय गिरि जी। नीतीश कुमार की पूरी राजनीति, लालचंद जी, नीतीश कुमार जी ने पूरे जीवन जो राजनीति को क्या कहा जी, मुक्ति दिलाएंगे, जंगल राज से मुक्ति दिलाएंगे। अभी पिछले 15 अगस्त को उन्होंने लालू राबड़ी के बगल में बैठकर कहा कि लालू राबड़ी के राज्य में विकास कार्य नहीं होते। ये नीतीश कुमार कर रहे, कोई हम थोड़ी कह रहे हैं। और नीतीश कुमार के पूरे जीवन की यूएसपी क्या है? उन्होंने पूरे जीवन राजनीति किस नाम पर की? जंगल राज को हटाने के नाम पर की और स्तुत्य प्रयास किया। मैं मानता हूं इस बात को। तो जंगल राज के वो दिन जब अपहरण उद्योग होता था बिहार में, जब कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने राजकोषीय घोटाला करता था, आदमी कौन कहे पशुओं का चारा खा जाता था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट से 4 मामले में सजा आता है। जो जिन लोगों ने सामाजिक न्याय के नाम पर परिवार की दुकान चलाई, पारिवारिक में धन जमा किया, अपना तो छोड़िए अपने बाल बच्चों के पैसा जमा किया, और हद तो ये नौकरी के नाम पर, नौकरी देने के नाम पर प्रॉपर्टी जमा की, जिसका अभी केस चल रहा है। क्या किस तरह से बिहार को नहीं लूटा?
बिहार के दामन पर इतने दाग हैं, इतने जख्म हैं कि जख्म ही नहीं समझ पा रहा है कि किधर से निकले। उस जख्म में, उस दामन के दाग को देख करके बिहार की जनता ने नीतीश कुमार, भाजपा के साथ नीतीश कुमार आए, उनको वोट दिया और भाजपा के एक एक कार्यकर्ता ने अपने प्राणों की वर्तिका बनाकर आहूत किया खुद को समाज को बचाने के लिए नीतीश कुमार केस को हमने आगे किया, खड़ा किया। और नीतीश कुमार की नजर, जैसे ही नजर को बदले नजारे बदलते हैं, नीतीश कुमार की नजर गई दिल्ली के कुर्सी पर और तब से ये सारा खेल हुआ। नीतीश जी पहले कुछ और पर कुर्सी सोच रहे थे, कुछ और बनना चाह रहे थे। उनके सलाहकारों ने कहा धीरे धीरे कि आप कुछ और के लायक हैं, आप कुछ और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और बिहार की जनता ने उन्हें तीसरे नंबर का जो दल बनाया, इसका दंश कर लेकर के वो बचा नहीं पा रहे और इस दंश का के लिए बिहार का विध्वंस कर रहे हैं और बिहार की जनता को जो इस ढंग से प्रताड़ित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। और अभी मामला यह है कि सेक्युलरिज्म का सुरमा कौन, तुष्टीकरण का ताज किसके सर पे, और एक समाज को अपीजमेंट कौन ज्यादा कर सकता है। तो देख रहे हैं कि भाई समाज का वोट पकड़ तो लालू की है, तो मेरी पकड़ कैसे ज्यादा मजबूत हो। आप देखिए बहुसंख्यक समाज के लोग ही वहां पर प्रताड़ित हुए, उस दंगे से हलकान हुए। लेकिन और अभी कुछ दिन पहले की बात है लालचंद जी, नीतीश कुमार जी के गृह जिले में 44 लगा था, वहां महावीरी मेला नहीं लग पाया। बिल्कुल, और एक हफ्ते तक इंटरनेट बंद था उनके गृह जिले में, और जगह छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। बहुत सारे सवाल हो गए। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी। सबसे पहली बात सुनील कुमार सिंह जी, आपसे ये समझना चाहते हैं, क्या वाकई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घटनाओं की जानकारी नहीं रहती? इतने बड़े बड़े घटनाओं पर वो कहते हैं पता करते हैं। दूसरी बात ये बताइएगा, आखिर क्या बदल गया और क्यों इतनी घटनाएं सामने आ रही हैं, और क्या इन घटनाओं के सामने आने के बाद आपको कहीं ना कहीं ये रिग्रेट लगता है क्या कि कुछ गलत हो गया है? वरना नीतीश कुमार इतने दिनों तक सुशासन चलाए हैं, करीब करीब 1.5 दशक तक, और उसके बाद 2 दशक तक, और उसके बाद फिर इस तरह की घटनाएं। सुनील जी देखिए लालचंद जी, सभ्य समाज में अपराध का स्थान नहीं होता है, मगर दुखद है कि वो होते हैं जी। देखना ये होता है कि शासन प्रशासन कितनी मुस्तैदी से अपराधी को धर दबोचता है और अपराध के उद्भेदन का दर क्या है। ठीक है, देखिए माननीय नीतीश कुमार जी किसी भी तरह से अपराध से समझौता नहीं कर सकते। कानून व्यवस्था के मामले में उनकी 0 टॉलरेंस की नीति है। अगर आपराधिक दर के उद्भेदन को देखिएगा तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, केंद्रीय सरकार का डेटा है, उसमें बिहार में अपराध के दर अनेक कई राज्यों से बेहतर है, खासकर भाजपा शासित राज्यों से। अच्छा, तब भी मेरे लिए खुशफहमी की बात नहीं है। और जहां तक हमारे धनंजय जी बता रहे थे कि अब ये हो गया, पहले वो हो गया, मैं आंकड़ों की बात करूं तो जिन 2 जिलों में अभी अपराध की बात की गई, मैं केवल उन 2 जिलों का आंकड़ा देता हूं। जनवरी 22 से जुलाई 22 जब हम भाजपा के साथ थे, तब अररिया या समस्तीपुर जिले का अपराध का डेटा, और अगस्त 22 से दिसंबर 22 जब हम महागठबंधन में आए, तब उन अपराध का डेटा। तो आपको मालूम है कि हर श्रेणी के अपराध में 30 से 50% की कमी आई। यानी कि आप कमी का दावा कर रहे हैं, आप कमी का दावा कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाजपा के मित्र लोग जो फैला रहे हैं जंगल राज की बात, और जनता में एक भय की छवि कराकर एक वोट बटोरने के लिए बिहार का नकारात्मक छवि जनता में भय व्याप्त कराने की बात है। अच्छा, ऐसी बात नहीं। लेकिन सवाल यह है कि जब इस तरह से पुलिस के दारोगा को मार दिया गया, पत्रकार को मार दिया गया घर में घुस करके, तो इसमें कोई डराए या ना डराए, ये खबरें तो सब तक पहुंचती है ना सुनील जी। मैं आता हूं आपके पास। अगर खबर आप चलाते हैं कि पत्रकार की हत्या हुई, वो निश्चित ही बड़ा दुखद है। उसी मुस्तैदी से, उसी प्रमुखता से आप ये भी चलाएं कि घंटों के अंदर सारे अपराधी पकड़े गए, जो 2 बाहर थे वो भी आज एक पकड़ा गया। अच्छा, और पूछताछ जारी है। मतलब अगर अपराध के बारे में आप कह रहे हैं कि अपराध पर कार्रवाई हो रही है, ठीक, मुझे एकदम रिकॉर्ड टाइम में हो रही है, जितना कि पूरे देश में कहीं नहीं होती है। आपके इस दावे पर हम बात करेंगे, लेकिन मुझे जरा ये भी बताइए, रामनवमी का जुलूस हो, अभी ये महावारी नागपंचमी जुलूस है, इस पर पथराव, ईंट, ये सब बिहार में ऐसी घटनाएं होती नहीं थी।
पिछले 1.5-2 दशकों में तो ऐसी घटनाएं नहीं सुनाई पड़ रही थी। लालचंद जी, कुछ ऐसे ताकत हैं हाँ जो कि सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ कर हाँ। जहर की खेती कर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करते हैं। अच्छा, आपसे मतलब छुपा आरोप हुआ नहीं दूसरों है। पर है। ठीक है, ठीक है। नहीं, छुपा हुआ नहीं है। ठीक है। सासाराम में सांप्रदायिक दंगे के आरोप में वहां के पूर्व भाजपा विधायक जेल काट के आए हैं। अच्छा, तो ठीक है। तो यानी आप इसकी जिम्मेदारी आप भाजपा पर डाल रहे हैं। मैं विनोद जी के पास आऊं उससे पहले धनंजय जी का छोटा सा काउंटर। धनंजय जी काउंटर कीजिए, आपके ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। हाँ, आपने एक मशहूर कहावत सुनी होगी कि सैया भय कोतवाल अबडर का है का। हाँ। लेकिन जब कोतवाल का ही कत्ल सरेआम हो जाए, दिन दहाड़े मार दिया जाए कोतवाल, पत्रकार को घर से खींच के मारा जाए, बालू माफिया मारे, और जब गवाह को मारा जाए, और आप तो उनके रोते हुए माए, बिलखते हुए बच्चे और जिन बहनों के सिंदूर उजड़े हैं, उनके हम लोग डाटा लेकर के चलते हैं। देखिए नहीं, डाटा है, अपराध बिहार में कुछ कम हो गया है। डाटा ही नहीं, देखिए हमारा डाटा है। क्या बेशर्मी और बेहयाई और बेहुदगी की बेस पे बजाते हुए बिहार की व्यवस्थाओं को बेरंग बेनूर कर चुके लोग, तो उनको बोलने का भी शऊर नहीं रहा। जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप मीडिया वाले तो एक तरफा हो गए हैं, मौतों पर जहां मुख्यमंत्री मुस्कुराए वहां की जनता को कौन बचाए? आप डाटा करें। अरे भैया, आप सीरियस बात करिए, क्या हो रहा बिहार? पीए भाई का मॉड्यूल मिल रहा है, आप कह रहे हैं कि भाजपा के पूर्व विधायक, अरे पीए भाई का मॉड्यूल मिल रहा है, सिर्फ से क्यों नहीं पकार निकल रही है आपके? आप नाग पंचमी के दिन हल्ला हो रहा है, नाग पंचमी के दिन पत्थर चल रहे हैं, मारे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही है, लूट की बर्बर घटनाएं हो रही है। 80% आरजेडी के मंत्री जो बने हैं वो आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं। जिस पार्टी का सरबराह चारा घोटाला में सजा याफ्ता है, नीतीश कुमार खुद सजा, आपकी पार्टी के सारे नेता सजा याफ्ता कर रहे थे उसको। ठीक है, लौटता हूं आपके पास। सफाई देने चले। ठीक है, लौटता हूं आपके पास। इन्होंने आंकड़ों की बात रखी है, इसलिए मुझे अब विनोद जी के पास जाना पड़ेगा। विनोद जी, आपने सुना है कि सुनील कुमार सिंह जी ने आंकड़ों के हवाले से यह कहा कि देखिए अपराध बढ़ा नहीं है, उल्टा कम हुआ है। लेकिन आप देखें तो जो हमें यहां से समझ में आता है या फिर बिहार में भी लोगों से बात करने के बाद पता चलती है कि वहां एक के बाद एक लगातार पिछले, अगर आप लगभग साल भर की ही बात कर लीजिए तो आप देखेंगे कि वहां से ऐसी खबरें लगातार आती रही हैं। हत्या की, लूट की, कहीं बैंक लूट लिया गया, कहीं पत्रकार को मारा गया, कहीं दरोगा को मारा गया, कहीं और भी तरह तरह की घटनाएं हुई हैं। और पथराव और जुलूसों पर पथराव तो उसके वारदात हुए ही है। विनोद जी, मैं पहले डॉक्टर साहब को एक चीज अभी याद दिला दूं कि सोशल मीडिया पे वायरल है एक तस्वीर, आप देख रहे होंगे कि लालू जी का जो छतरी है वो संभाले हुए है वहाँ का एसडीएम और वहाँ के जो बड़े पुलिस महकमे के हाँ, इसको सुशील मोदी जी ने भी उठाया है अपने तो सुशील जी ने भी अभी सुशील मोदी ने भी इसको ट्वीट किया है कि सुशील, ये डॉक्टर साहब सुनील जी, आपको ये समझने की जरूरत है कि आखिर ये कल्चर क्यों बदलता है। बदलता इसलिए है सुनील जी कि कम से कम आज अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे, सारे मीडिया पे, चैनल पे भी चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी वायरल है कि अभी लालू यादव होते कौन है जी? अभी एक सजायाफ्ता है, वो एक नेता आरजेडी के भले ही अध्यक्ष हो लेकिन वो बेल पे हैं। बिल्कुल। और उनकी से आप ये देखिए कि उनकी अगुवाई में गोपालगंज जिले के तमाम पुलिस के आला अधिकारी, तमाम वहाँ सिविल अधिकारी सारे एक तरह साथ साथ चल रहे हैं, उनकी अगुवाई कर रहे हैं। तो ये जो परसेप्शन होता है लाल जी, ये परसेप्शन इसलिए दिखाया जाता है कि वो इकबाल बताया जाता है कि लालू यादव की जो इकबाल है वो बुरा लौट आया है। ये आप इसको ऐसे धोखे में मत देखिए कि इसको इस तरह से एक वीडियो आया और उसको वायरल हो गया है। ये बनाया जाता है और ये मीडिया में फैलाया जाता है कि ताकि ये बात लोगों को पता चले कि नीतीश कुमार अभी जो भी है सीएम के नाम पे भले ही हो, लेकिन इकबाल और सत्ता जो है वो लालू यादव के हाथ में है। अच्छा। जो हम लोगों ने कई बार अभी डिस्कशन किया है कि आईएनडीआई के गठबंधन के असली सूत्रधार लालू हैं और उसके बाद जो वहां बिहार में लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ मुखौटा है नीतीश कुमार, जिसको प्रोजेक्ट के रूप में लालू यादव कर रहे हैं। लेकिन हमारी चर्चा अभी जब डॉक्टर सुनील सिंह बता रहे थे, डेटा की बात बता रहे थे, जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की बात बता रहे थे, मैं उनको वही रिपोर्ट बताता हूँ कि सुनील जी के ही उसी बिहार के जो पुलिस अधिकारी हैं वो पिछले जुलाई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जुलाई के कोई भी एक दिन नहीं छूटा है जिस दिन में एक हत्या की घटनाएं सामने नहीं आई है। ये उनके पुलिस अधिकारी की बाइट है। अगर वो कहें
तो डॉक्टर साहब देख सकते हैं उसको। दूसरी बात कि क्राइम रिपोर्ट और क्राइम ब्यूरो की क्या होती है, और कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उन्हीं के रीजन में अभी आनंद वहां डीजीपी हुआ करते थे बिहार में, डॉक्टर साहब को याद होगा। इसी 2005 में जब क्राइम रेट पे कम हुआ था, उसके पीछे था पुलिसिंग का, उसके पीछे था कि जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके पीछे एक जस्टिस दिलाने का। तो ये सारा काम करके अभयानंद ने इसी बिहार पुलिस के जिम्मे में, इसी बिहार के जो भी पुलिस है उसके जिम्मे में कैसे क्राइम ग्राफ को सबसे कम किया था, देश के सबसे कम जो क्राइम था उसमें बिहार जाना जाता था। इसका मतलब नीतीश की कामयाबी नहीं थी, वो एक पुलिस ऑफिसर की थी जिसने एक लॉ को ड्यू कोर्स में एक कायम किया था, बिहार के में जनमानस के बीच में विश्वास पैदा था। यही चीज आपको मैं जस्ट एक उदाहरण देता हूं डॉक्टर साहब, अभी देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में आप ये देखिए कि जितने भी क्राइम की रिपोर्ट दर्ज होती है और उस पर कार्रवाई होती है, उसको जस्टिस मिलता है, तो आज आप देखिए कि यूपी में अपराध की संख्या में भारी कमी आई है। लेकिन आप वहां कहेंगे कि बुलडोजर का नाम ले लेंगे। कानून की सत्ता इकबाल बनाने में ऐसे अपराधियों के मन में खौफ तो होना ही चाहिए। हाँ, उसमें खौफ बनाना पड़ता है। बिल्कुल, बेशक। मैं सुनील जी के पास ही आता हूं। डॉक्टर सुनील जी, अगर आप देखें तो कहा जाता है कि संकेत बहुत कुछ होता है। कभी लालू जी का पीकदान उठाते थे आईएएस अधिकारी, और अभी फिर से उस तरह के जब तस्वीरें आती हैं तो बात ये होती है, चर्चा ये उठती है कि उससे बहुत सारे लोगों को मैसेज जाता है कि लालू जी का रुतबा वापस आ गया, रसूख वापस आ गया, और अब फिर वो हम वही सब कर सकते हैं जो पुराने दिनों में करते थे। आप सोचिए, जेडीयू का बहुत बड़ा मुद्दा होता था कि नहीं, जंगल राज के खिलाफ लड़ाई, उसी के दम पर सत्ता में आए ना भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के। लेकिन अब लगता है कि जो यूएसपी थी आपकी जनता दल यूनाइटेड की, सबसे बड़ा डेंट अब वहीं पर लग रहा है। डॉक्टर सुनील जी। लालचंद जी, पहले तो यहाँ प्रश्न हुआ था कि लालू जी हैं कौन। देखिए, लालू जी बिहार के राजनीतिक के एक प्रमुख स्तंभ हैं। हाँ। गरीबों के आवाज रहे हैं, गरीबों के मसीहा रहे हैं, और आज के दिन सरकार के एक महत्वपूर्ण घटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आ गई बात सुशील मोदी जी के ट्वीट की, तो मैं तो कहूंगा सुशील मोदी जी के वो राजनीतिक कलीग रहे हैं, वो लोग मित्रवत रहे हैं पहले। इस तरह की टिप्पणी, स्तरहीन टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति अधिकारी हो कुछ संवेदनशीलता का परिचय देके एक वृद्ध आदमी जो कि एक महत्वपूर्ण आदमी है और एक बुरा बीमार आदमी है, उसको अगर गर्मी में छतरी दिखाए, इसमें सत्ता के हनक का क्या सवाल है? ये तो मानवीय संवेदना का सवाल है, शिष्टाचार का सवाल है। इस पे राजनीति करना एक बात का द्योतक हो गया कि सुशील मोदी जी को कोई सकारात्मक मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, इस तरह के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी प्रासंगिकता भाजपा में भी कम हो गई है। तो अपनी प्रासंगिकता के लिए इन सब मुद्दों को भी उठा रहे हैं, जो मुद्दे इस तरह के हैं कि हमारे बिहारी या भारतीय संस्कृति में अगर हमसे कोई बड़ा है और बीमार है और वृद्ध है और उसकी हम मदद करते हैं, उसको उठने में मदद करते हैं, चलने में मदद करते हैं, अगर धूप है तो छाता देते हैं, तो ये मानवीय संवेदना का सवाल है, ये हमारा शिष्टाचार है। इसमें किसी प्रकार का उच्च नीच करके राजनीति करना, हम सोचते हैं ये घोर रूप से निंदनीय है। मैं बीजेपी प्रवक्ता से ही पूछता हूँ, धनंजय जी, इनका कहना है कि देखिए, चाहे कभी पीकदान उठाया हो, कभी छतरी दिखाया हो, वो शिष्टता के नाते है, तो आप लोग उस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं, क्यों उस मामले को लेकर राजनीति कर रहे हैं? दीजिए जवाब धनंजय जी। लालचंद जी, मैं बड़े सम्मान से डॉक्टर सुनील सिंह जी डॉक्टर हैं, से पूछता हूँ कि पिछले सालों तक लालू यादव को ये लोग सजा याफ्ता ही कहते थे। जदयू के प्रवक्ता कभी लालू यादव नाम नहीं लिया, सजा याफ्ता, और लालू यादव का कैदी नंबर कितना है ये भी बताया करते। उस समय सभ्यता और संस्कृति कहाँ चली गई थी? तो ये जो नियति बदलती है, नजारे बदलते हैं, नियत बदलती है, और आज सभ्यता और संस्कृति याद आ रही है। कल को लालू यादव जंगल राज था, आज लालू गरीबों के मसीहा है। तो जो आप अपने आप करें, वो जो फलक से गिरता तो अच्छा होता, नजर से गिर इसको उठाए कोई करे। नीतीश कुमार बिहार की नजर से नहीं, देश की नजर से, गांव गरीब किसान नौजवान की नजर से, बिहार की नजर से, बहु बेटियों की नजर से, माओ की नजर से गिर गए। और जो आप कहते हैं घटने की बात, एक सांप्रदायिक दंगा यूपी में रजिस्टर्ड हुआ है पिछले 1 साल में, और 51 रजिस्टर्ड हुआ है बिहार में, और आज हम लोग उसी पर चर्चा करने बैठे हैं। 51 टाइम्स ज्यादा। और नीतीश कुमार के गांव में भी FIR हुई, उनके तहसील में भी, उनके जिले में भी हुई।
ठीक और है। 15 दिन ऐसी स्थिति थी कि नीतीश भी वहां नहीं जा सकते। तो आप जिसपे संगत के गुण होते और संगत के गुण जाते, आपको लगता है संगत की वजह से लालू यादव के बारे में याद आ रहे हैं। ठीक, ऐसा हो रहा है। ठीक है, मैं लौटता हूं। विनोद जी, अभी सुनील जी ने बचाव करते हुए कहा कि लालू जी एक प्रमुख पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और धनंजय जी ने याद दिलाया कि कल तक तो आप उनको सजा याफ्ता कहते थे। सच्चाई ये है भी, लालू जी सजा याफ्ता हैं। सच्चाई ये है कि लालू जी बेल पर हैं। सच्चाई ये है कि 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट फिर से उनकी बेल पर सुनवाई करने वाला है कि क्या बेल को कैंसिल किया जाए क्या। ऐसे में सुनील जी का ये जो तर्क है कि लालू जी के लिए अगर ऐसा किया गया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आपको लगता है कि एक आम बिहारी, बिहार का आदमी या फिर देश का आदमी इन तर्कों को स्वीकार करेगा? लाल जी, वैसे डॉक्टर सुनील जी को मैं बहुत दिन से जानता हूँ, वर्षों से जानता हूँ, बहुत बेबाकी से बोलने वाले माने जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल उनकी भी मजबूरी है, जो मजबूरी नीतीश कुमार की है। जी। अब वो मजबूरी में लालू यादव को भले ही वो मसीहा बना लें, लेकिन वो बात जानते हैं कि उनको उनके लिए क्या कहना चाहिए। हाँ। और एक पुलिस ऑफिसर और एक एसडीएम और एक डीएम वहाँ जो अपना सारा काम छोड़ के एक वयोवृद्ध आदमी के साथ, जैसा कि वो कह रहे हैं कि घूम रहे हैं, इसका मतलब है कि उस बिहार में लोगों का, उस अफसर का जनता से कोई कनेक्शन नहीं है। यही चीजें आज मोतिहारी और बगहा में आपको देखने को मिला है कि अगर पुलिस से वहां इजाजत मिली थी इस विवाह पंचमी के, नाग पंचमी के अवसर पर निकालने के लिए रैली या जुलूस निकालने का, तो उसका प्रोटेक्शन करना चाहिए था। वहां आपने उस भीड़ के हवाले छोड़ दिया, जो छतों से पत्थर में कम से कम दर्जनों लोग घायल हैं, आज अभी हॉस्पिटलाइज है। तो ये डॉक्टर साहब, ये बात पचती नहीं है, इसमें शर्म करने की बात है कि आपकी पुलिसिंग पूरी तरह से फेल है। और वो पुलिसिंग वीआईपी के इस तरह से कल्चर बना डेवलप हुआ है कि जहां जहां वीआईपी जाएंगे वहां वहां पुलिसिंग की मूव होगी। आपके दरोगा की हत्या होती है और आप कह रहे हैं कि इस तरह की चीजें, आप क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट की हवाला दे रहे हैं। ये इकबाल की बात अब मैं कह रहा हूं। और ये दूसरी बात, मैं अपनी बात को फिर से दोहरा रहा हूं कि लालू यादव का जो वीडियो वायरल है वो कोई एक्सीडेंटल नहीं है, ये प्लान्ड वे में है। क्योंकि ये बात आप ये जो महागठबंधन के आते आते ये विपक्षी दल का जो गठबंधन INDI है, यानी आप कह रहे हैं कि उसमें एक मैसेज है, उसके एक मैसेज है कि अगर बिहार की राजनीति आपको करना है तो लालू यादव के इर्द गिर्द ही राजनीति होगी। इसमें नीतीश कुमार की भूमिका नहीं है। अगर लालू यादव आज कन्वेनर बनाने की बात नीतीश कुमार को कहते हैं, उसमें भी उनका अपना है। ठीक है, क्या वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार इसी बहाने कम से कम बिहार से अपना रुखसत करेंगे? जी जी। अगर बिहार से वो रुखसत करते हैं तो तेजस्वी ऑटोमेटिकली वहां उनका सीएम नंबर बनते लगेगा। हैं। हाँ, सही तो बात। लालू यादव जो, आप ये नहीं कह रहे कि वो पॉलिटिकली वो संन्यास ले लिए हैं, वयोवृद्ध हो गए हैं, रिटायर्ड हो गए हैं। सुनील जी इस बात को जानते हैं कि उनके जेडीयू में इस बात के लिए खलबली है कि जैसे नीतीश कुमार कन्वेनर बन के दिल्ली पहुंचेंगे उसके INDI के सेक्रेटेरिएट में, तो अगले दिन वो देखेंगे कि वहां RJD JDU के विलय होने की बात सबसे तेजी से चलेगी। और ये जो वो पटाखे चलवा रहे हैं उसके पीछे का वही मिशन 2024 है। यानी कुल मिलाकर के बिहार से लेकर के और विपक्षी INDA गठबंधन तक ये मान के चला जा रहा है कि लालू यादव की पूरी इंजीनियरिंग है, उनका पूरा दिमाग चल रहा है। और बिहार में भी जो कुछ हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीज है कि लोगों में ये संदेश गया है कि लालू जी के वो दिन वापस आ गए हैं। बड़ी चुनौती है जनता दल यूनाइटेड के लिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के लिए। फिलहाल चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका, और डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी आपका, और धनंजय गिरी जी आपका भी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो करेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरों पर चर्चा की। पंजाब में किसान की मौत हो गई है पुलिस की गोली से, करेंगे इस पर बात। बिना रुकावट गाने सुनने के लिए अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करें। सब्सक्रिप्शन खत्म? मिस्टर डीजे, UPI ऑटो पे कीजिए। ऑटो पे? नॉन स्टॉप पेमेंट से मिलेगा नॉन स्टॉप म्यूजिक। अब नॉन स्टॉप पेमेंट्स ऑटोमेटिकली करने के लिए UPI ऑटो पे चलेगा। स्वागत है ब्रेक के बाद। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया कि अब जो हम बात करने वाले हैं
वो बात हम पंजाब की करने वाले हैं, क्योंकि पंजाब से बड़ी खबर यह है कि वहां पर किसानों के ऊपर पुलिस की गोली चली और एक किसान की मौत हो गई। दरअसल किसान प्रदर्शन कर रहे थे, और वो प्रदर्शन क्या था उनका? वो प्रदर्शन था कि वो जिस तरह से कि बाढ़ से प्रभावित किसान हैं, तो बाढ़ प्रभावित किसान मुआवजे को लेकर पंजाब के संगरूर टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, लेकिन पुलिस के साथ झड़प और फायरिंग में एक किसान की मौत हो गई। और बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा नहीं मिलने के कारण पंजाब के किसान आक्रोशित हैं। पंजाब के 16 किसान संगठनों ने आज चंडीगढ़ कूच किया है, लेकिन भगवंत मान सरकार ने संगरूर में किसानों और पुलिस में झड़प के बाद आज उल्टा 53 किसानों के खिलाफ ही हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर लिया। पंजाब की राज्य पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया था, लेकिन उधर 16 किसान संघों ने मुआवजा और एमएसपी की मांग को लेकर चंडीगढ़ कूच का आंदोलन तेज कर दिया है। तो पंजाब में प्रदर्शनकारी किसानों से निपटने के लिए भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। तो विपक्ष की तरफ से अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने ट्वीट करके सीएम भगवंत मान के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराने की मांग कर दी, और बीजेपी नेता सुनील जाखड़ बाढ़ पीड़ित किसानों को मुआवजा को लेकर राज्य सरकार को शुरू से ही सचेत करते रहे, लेकिन पंजाब की भगवंत मान सरकार विज्ञापन के जरिए अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाते रहे और किसानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तो आइए सुनते हैं कि बीजेपी किसान मोर्चा के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह ने क्या कहा इन पूरे मामले पर। किसान यूनियन ने 22 तरीक की कॉल करी सी भी असी जब साडी गल नहीं सुनी जा रही तो 22 तरीक नूं असी चंडीगढ़ वाल नूं कूच करांगे। तो इस करके इन्होंने किसान यूनियन के जो लीडर से उन्होंने ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ नज़रबंद करता ਜਾਂ उन्होंने अरेस्ट कर लिया। तो ਉਹਦੇ संबंध च किसान नेता ने जो यूनियन के बचे सी उन्होंने आपका प्रोटेस्ट करना शुरू करता। तो लौंगोवाल दे विच उन्होंने रोक के पुलिस ने लाठीचार्ज कराया, जिस दे विच एक किसान की बजुर्ग किसान की मौत हो गई। सब तो पहला तो असी निंदा करते हैं पंजाब सरकार की कि जो किसान की मौत हुई है बहुत ही मंदभागी है। जो पंजाब सरकार ने जो एक तुगलकी फरमान करके ਜਿਹੜੇ किसानों के नां ते इन्होंने सरकार बनाई, जिन्होंने अंदोलन दे विच इन्होंने वरत्या, जिन्हों की वोट नाल सरकार बनी, अज उन्होंने ही कुचलण दे विच लगी है। असी इसकी घोर निंदा करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आई, और क्या कुछ पंजाब में किसानों की समस्या है, इस पर बात करने के लिए आकांक्षा सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हमारी संवाददाता। आकांक्षा, सबसे पहले मैं यही चर्चा करना चाहूंगा कि आखिर कैसे किसान की मौत हो गई पुलिस फायरिंग में? क्या मामला था जो कि किसान की मौत हो गई? क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार, भगवंत मान सरकार किसानों के कंधे पर सवार होकर के, किसान आंदोलन की सवारी करके उनके कंधे पर सवार होकर के सत्ता में आई, और आज वहां उनकी पुलिस की गोली से किसान मारे जा रहे हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब इलेक्शंस का टाइम था और जिस वक्त किसान मोर्चे पे बैठे हुए थे, उस वक्त जो है केजरीवाल और भगवंत मान ने उनको कहा था कि आप हमारे भाई हैं, आप हमारे बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं और हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। पर अब अगर देखा जाए तो जो कल की घटना हुई है संगरूर में, संगरूर जो है सीएम भगवंत मान का अपना घर है, वहाँ लौंगोवाल में किसान जो है मोर्चे पे बैठे हुए थे। वो अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ आना चाहते थे। आनन फानन में वहाँ पर पुलिस ने जो है लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में भगदड़ मची और भगदड़ में एक किसान 55 साल के जो किसान है प्रीतम सिंह, वो ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आके उनकी डेथ हो गई। जिस तरह से उसके बाद आज के दिन जो है, आज का दिन जो है वो सुनिश्चित था। जी जी आकांक्षा, मैं इसी पर आना चाह रहा था कि 16 किसान संगठनों ने चंडीगढ़ कूच का अपना कार्यक्रम, अपना आंदोलन तेज कर दिया है। क्या किसानों की बात को सरकार सुन नहीं रही है? सरकार का मतलब निकल गया, सत्ता हाथ लग गई, तो आप किसानों की बात को नहीं सुन रहे हैं,
उल्टे पुलिस किसानों पर कार्रवाई कर रही है पंजाब में। जी, आज जो है 16 संगठनों ने जो है आना था चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ में आके उन्होंने अपना ज्ञापन जो है सीएम भगवंत मान को सौंपना था। उससे पहले भी मेरे ख्याल से बातचीत होती रही है, पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया, कोई भी उसका सल्यूशन नहीं दे पाई सरकार। इसलिए ही इन 16 संगठनों ने मिलकर जो है ये कहा था कि आज वो चंडीगढ़ आकर अपनी मांगों को दोबारा से रखेंगे। पर मैं आपको बताना चाहूंगी लाल सिंह जी, जो चंडीगढ़ के आसपास हरियाणा और पंजाब का जो भी बॉर्डर लगता है, कुछ 30 एक इलाकों में जो पंजाब से लगते हुए हमारे आने की जो जगहें हैं, वहां पे सब जगह तैनाती की गई है, बैरिकेडिंग हुई है, कोई भी किसान जो है वो नहीं आ पाया। एक घटना शंभू बॉर्डर पे अंबाला में हुई है, जहां से किसान आना चाह रहे थे इस तरफ को, पर वहां पर भी हरियाणा पुलिस ने वहां पे उनको रोक लिया है। तो अगर देखा जाए तो आज कोई भी किसान संगठन जो है वो चंडीगढ़ तक नहीं पहुंच पाया है। पर जहां तक रही बात की ना पहुंच पाने की, ये ऐसा मामला नहीं है, ये ऐसा मुद्दा नहीं है जो खत्म हो जाएगा। किसानों का नुकसान हुआ है, किसानों को मुआवजा चाहिए, और बहुत जरूरी है कि सरकार उनकी बात सुने और प्राथमिकता दे उनकी सारी मांगों को, और उनकी मांगे मानी जाएं। बड़ी अजीब विडंबना है आकांक्षा, दिल्ली के बॉर्डर के आसपास जब किसान जमा हो रहे थे तो उनका समर्थन कर रहे थे, और चंडीगढ़ में जब फरियाद लेकर आ रहे हैं तो उनको आने नहीं दे रहे हैं, उनको रोक रहे हैं। आखिर क्या कहना है मुआवजे को लेकर सरकार का? बाढ़ पीड़ित किसानों के मुआवजे को लेकर सरकार क्या कह रही है मुआवजे के बारे में? जी, आप जैसे कि आप जानते हैं कि पंजाब के अंदर जो है जुलाई के महीने में बाढ़ आई थी, और अभी भी लगातार पानी का भराव जो है वो बढ़ता जा रहा है, और कहीं कुछ एक जगहों पर बहुत ज्यादा बाढ़ के साथ लोग ग्रसित हैं। तो इसकी जो इवैल्यूएशन थी क्रॉप लॉस की, वो हो चुकी है, और 15 तारीख को कुछ एक किसानों को मुआवजा भी दिया गया था। पर इस वक्त जो है वो मुआवजा लेने वाले जो लोग फार्मर्स हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो वहां तक नहीं पहुंच पाया है। तो कहीं ना कहीं सरकार को बहुत जल्दी से और सक्रिय तरीके से जो है मुआवजा देने का काम कर देना चाहिए। मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ पंजाब ही नहीं, हरियाणा में भी बाढ़ आई थी, पर बढ़िया हरियाणा के किसान क्यों नहीं उठकर आ रहे हैं? हरियाणा में भी तो मुआवजा देने की बात की गई थी। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि किसानों की बात सुनी जाए, और सरकार को किसानों की बात सुन के जल्दी से जल्दी मुआवजा देना चाहिए। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी यहाँ पे कि जो जितने भी किसान के संगठनों के जो अगुवाई थे, जो उनके प्रेसिडेंट्स वगैरह थे, उन सबको कल या तो राउंड अप कर लिया गया है, नजरबंद कर लिया गया है, या फिर पुलिस ने उनको ऑलरेडी हिरासत में ले लिया है। ये भी एक कारण है कि आज जो है कोई भी संगठन जो है वो चंडीगढ़ तक नहीं पहुंच पाया है। बिल्कुल, ये भी एक दूसरी विडंबना। बताइए कि कहां पर जो है दिल्ली को घेरने का समर्थन कर रहे थे उस समय किसान आंदोलन के समय, और इस समय प्रमुख संगठनों के सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया ताकि वो अपनी फरियाद भी ना सुना पाएं। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरह सत्ता हासिल करने के बाद भगवंत मान सरकार का चरित्र, आम आदमी पार्टी का चरित्र बदल गया है किसानों को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और अब हम रुख करेंगे पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल से भी बड़ी खबर है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला, इमामों और मुअज्जिनों के भत्ते को उन्होंने बढ़ा दिया है। नाराजगी दूर करने की कोशिश की है। ममता ने इमामों के मासिक भत्ते को 500 रुपए प्रतिमाह बढ़ा दिया। अब 2500 की जगह पर 3000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे इमामों को। वहीं मुअज्जिनों के भत्ते में भी 500 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है, और अब उनको 1000 रुपए के बजाय 1500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। तो इससे पश्चिम बंगाल के करीब 30,000 इमामों और 20,000 मुअज्जिनों को राज्य की ममता सरकार की तरफ से ये वित्तीय लाभ मिल रहा है। तो अब ये वित्तीय लाभ और ज्यादा बढ़कर मिलेगा। नेताजी इंडोर स्टेडियम में इमामों और मुअज्जिनों का ये सम्मेलन हुआ, जिसमें ममता ने मुस्लिम वोट पर अपना हक जताया और उनसे आह्वान किया कि पीएम मोदी को हटाना है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को फिर से जोरदार झटका लगा है। पालिका भर्ती घोटाला जांच को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा।
पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने पालिका भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई और ईडी को सौंपने को चुनौती दी थी, वही याचिका खारिज हुई है। वही कलकत्ता हाईकोर्ट ने दरअसल नगर पालिका भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी थी, तो ममता सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि नगर पालिका भर्ती घोटाला भी राज्य में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ ही तो प्रतीत होता है, दोनों भर्ती घोटाला ही है। तो पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच पहले से सीबीआई और ईडी कर ही रही है और राज्य में टीएमसी पर भर्ती रैकेट चलाने का आरोप लगता है। इसीलिए ये लगातार भर्ती घोटाले आ रहे हैं और इन घोटालों की परतों को और ज्यादा खोलने के लिए, बात करने के लिए हमारे साथ कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत, आप पहले जरा इमामों के सम्मेलन पर चलते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के घोटाले पर फैसले पर आएंगे। इमामों के सम्मेलन की अगर बात कीजिए तो 500 रुपए बढ़ा दिया और आह्वान कर दिया कि पीएम मोदी को हटाना है। तो ये जो सम्मेलन था, ये सीधा इसका दो ही मकसद था, नाराजगी दूर करने के लिए 500 रुपए बढ़ा दो और उसके बाद एक विशेष वर्ग से आह्वान करो कि भाई पीएम मोदी को हटाना है। देखिए लालचंद, मेरा एक दोस्त, ये कल ममता बनर्जी की ये भाषण के बाद मेरे एक दोस्त जो इत्तेफाक से उसी वर्ग की है जिस वर्ग की आप इशारा कर रहे हैं जी, उनका कहना है कि दादा आप सोचो कि हम काउंटडाउन कर रहे हैं कि कब चांद पे हमारा जो लैंडर है वो पहुंचने का जी, और यहाँ पे हमारी चीफ मिनिस्टर 500 रुपया देकर या 500 रुपया बांट कर या फेंक कर ये हमारे जो एक समुदाय है उस समुदाय की वोट को खरीदना चाहती है। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या अभी भी पड़े हुए हैं? क्या सच में ऐसी स्थिति में पड़े हुए हैं कि जहां पे एक इमामों की सम्मेलन से सीधी तरह से उसको एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के हिसाब से इस्तेमाल करते हुए ये कहना कि आप ये हटाओ आने वाले दिनों चुनाव में, ये कह सकते हैं क्या? क्या जब उनका यह भी सवाल है कि कुछ ही दिन पहले पूरे देश में एक हंगामा मच गया था कि कुछ साधु संतों ने हरिद्वार में किसी अपने सम्मेलन में कुछ बात कहे थे और उसको लेकर ऐसा हंगामा हो गया कि पूरे देश में यह बताया जा रहा था कि पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की एक कोशिश है। लेकिन अगर संतों की सम्मेलन इस तरह की एक धार्मिक सम्मेलन है तो इमामों की सम्मेलन भी एक धार्मिक सम्मेलन है। बेशक। तो धार्मिक सम्मेलन में इस तरह की 2024 की चुनाव की पुकार देना, 2024 की चुनाव की स्लोगन लगाना, कहां तक ये जायज है? ये हमारी वो दोस्त काफी दुखी है, खास तौर से बुधवार की पहले जब हमारी लैंडर चांद पे लैंड करने जा रहा है। तो ये स्थिति है, तो क्या बताओ इसके बारे में? आप बताइए, आप ही बता दीजिए लालचंद जी, इसका क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? में बड़ी विडंबना है। अब आते हैं जरा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर। हम देख रहे हैं कि लगातार इधर कई मामले ऐसे हुए, देखिए घोटाले से लेकर के चुनाव, पंचायत चुनाव कराने तक। कलकत्ता हाई कोर्ट का कुछ फैसला आता है, ममता बनर्जी सरकार सुप्रीम जा सकते हैं, उनको अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहां से फिर से उनको झटका मिल जाता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है उसमें लब्बो-लुआब तो यही है कि जो भर्ती घोटाले का आरोप, टीएमसी के ऊपर रैकेट चलाने का आरोप लगता है, अब और ज्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी। शिक्षक भर्ती घोटाले में हमने देखा नोटों का पहाड़ निकला, अब ये नगर पालिका भर्ती घोटाला, क्या है पूरा मामला दादा? ये देखिए, ये तो कहानी एक ही है कि जो भर्ती के लिए इन्होंने एक नेटवर्क बना लिया था। तो अपने तृणमूल कांग्रेस के लोगों का कहना है कि अगर अपने कैडर को इसमें भर्ती कराते तो हम मानते कि हाँ ठीक है, हमारी राज है, हमारी कैडर है, जो वॉलिंग करते हैं, पोस्टरिंग करते हैं, उनको नौकरी मिल गए हैं। लेकिन यहाँ पे शिक्षक भर्ती घोटाले पे या इस तरीके से पालिका भर्ती घोटाले में यहाँ पे बोली लगाया गया, पूरी तरह से बोली लगाया गया कि आप अगर 5 लाख देते हो तो आपका नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे 7 लाख की कैंडिडेट मिल गया है। तो बोली लगा के इस तरह से नौकरी में भर्ती कराया गया, जो
हाईकोर्ट की निगरानी में ईडी और सीबीआई की जो शिक्षक भर्ती घोटाले की मामला है, उसमें यह सामने आ चुका है कि किस तरह से एक नेटवर्क बनाया गया, किस तरह से एक नीलामी चढ़ाया गया इस सारे नौकरी को, और तृणमूल के लोगों को ही नहीं मिला है, जिसके पास पैसा है उन लोगों को मिल गया है। तो ये जो अब पालिका की जगह पे अदालत को सही तरीका से ये लगा कि यहाँ पे जो नेटवर्क बना है, इस नेटवर्क को खत्म करना चाहिए, इस नेटवर्क को उजागर करना चाहिए। इसीलिए जो हाईकोर्ट की राय है उसी को अपहोल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और जाहिर सा बात है कि उससे ममता बनर्जी को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्होंने कल 500 रुपया बांट दिया है। और आज मैं बता दूं, मेरे बात खत्म करने की पहले, आज दुर्गा पूजा की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनको लेकर एक मीटिंग में जा रही है ममता बनर्जी। और आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये क्लबों को, ये दुर्गा पूजा क्लबों को जो पैसा दिया जाता है, शायद 70-75 हजार रुपया पिछले बार दिया गया था, इस बार इसको भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये बैलेंस कर लिया उन्होंने। कल इमामों को बढ़ा दिया, अब क्लबों को बढ़ा देंगे जो दुर्गा पूजा करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, पंडल लगाते हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक तरफ जो है वो घोटालों की परतें खुल रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने एक नुस्खा सीख लिया है कि कभी इमामों के भत्ते के बढ़ाओ तो कभी दुर्गा पूजा पंडाल में जाकर उनकी राशि को बढ़ा दो। चलिए, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए कोलकाता से और इन खबरों पर अपडेट देने के लिए। तो इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल फिर इसी वक्त हम लेकर हाजिर होंगे ये खास प्रोग्राम इस वक्त। और इस बीच में दूरदर्शन न्यूज पर, डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।